जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? जीके वाली अपनी सीरीज में अपन 2024 प्रीलिम्स सीजीएल के सेक्शनल सेट का डिटेल सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आज 3 अपन कर चुके हैं, चौथा है आज 10 तारीख 10 सितंबर 2024 सीजीएल प्रीलिम्स फर्स्ट शिफ्ट। मेरा एग्जाम इसी शिफ्ट में हुआ था, तो मेरी एग्जाम की शिफ्ट है। चलो डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन था संगीत नाटक अकादमी। देखो यार, पहले 3 क्वेश्चन में भी संगीत नाटक अकादमी का कहीं ना कहीं जिक्र आया है, चाहे वो क्वेश्चन में आया हो चाहे वो सॉल्यूशन में आया हो, जिक्र तो हुआ है। पहली बात तो ये कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 31 मई 1952। आप 1952 ध्यान में रखेंगे। संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली, 1952। ये नेशनल एकेडमी है, राष्ट्रीय अकादमी है, एक राष्ट्रीय अकादमी है। किनके लिए? नृत्य के लिए, संगीत के लिए और नाटक, इनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल अकादमी है, ठीक है। प्रदर्शन, प्रदर्शन कला यानी कोई चीज का प्रदर्शन है, नाटक, संगीत और नृत्य, इनमें से उसका मुख्यालय है, मतलब हेड यही है। कोई भी देश में नाटक, नृत्य, संगीत होगा ना, मतलब उसको नेशनल मान्यता मान लो, चाहे या फिर इंटरनेशनल लेवल पर उसका परफॉर्मेंस मान लो, इसी के थ्रू जाता है वो, ठीक है। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ये एक पुरस्कार देती है। पुरस्कार, ये सर्वोच्च सम्मान है नाटक संगीत इनके क्षेत्र का, सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। और इसकी एक ब्रांच है, संगीत नाटक अकादमी की ब्रांच है, घटक इकाई है, और वो है, उसका नाम है जवाहर लाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इम्फॉल में है। और इम्फॉल किसकी राजधानी है? मणिपुर की, यहाँ पर है, ठीक है। नृत्य अकादमी, ठीक है। यही क्वेश्चन था, जवाहरलाल नेहरू अकादमी कहाँ है? मणिपुर के इम्फॉल में, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो इसका डिटेल में सॉल्यूशन अपन ने यहाँ पे किया। और ये इसकी जो सहायक ब्रांच थी, ये स्थापित हुई थी 1954 में, और संगीत नाटक अकादमी 1952 में होती है। अभी अपन ने ऊपर बात करके आए उसके बारे में, ठीक है। और इसका काम क्या है? जवाहरलाल नेहरू जो ये नृत्य अकादमी है, ये है मणिपुर नृत्य के लिए। मणिपुर का कोई फोक डांस है, उसको प्रमोट प्रमोट करना। कोई संगीत है, एक इम्पोर्टेंट है थांग ता, थांग ता, ये मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट कहाँ का? मणिपुर का। इसको भी यही प्रमोट करता है। ऐसे नृत्य और संगीत और इनको प्रमोट करने का एक महत्वपूर्ण संस्थान है क्या? जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकेडमी, मणिपुर, इम्फॉल। नेक्स्ट था 1917, 1917 में एक हुआ था चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। और ये चंपारण जगह कहाँ पर है? एट प्रेजेंट बिहार में है, ठीक है। मॉनिटर किसने किया था? गांधी जी ने।
अब देखो, सत्याग्रह हुआ था, आंदोलन हुआ, तो आंदोलन किसी ना किसी चीज के विरोध में ही होता है। अब 1947 में ये एक प्रकार का असहयोग आंदोलन था। असहयोग नाम में यार छुपा है, देखो, असहयोग मतलब सहयोग नहीं देना। असहयोग आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है तो किसी ना किसी चीज के विरोध में था। तो किसके विरोध में था, देखो यार, 1914 से 1916 के बीच में नील की खेती पर लगाई गई शर्तों के विरोध में था। शायद कल या परसों के सेशन में भी अपन ने इस चीज को डिस्कस किया था कि अंग्रेजों ने किसानों को और जो बेलदार मजदूर ये सब थी ना, इनको मजबूर किया कि नील की खेती करने के लिए। तो नील की खेती पर जो लगाई गई शर्तें थी ना, उनके विरोध में आंदोलन होता है चंपारण आंदोलन। 1917 एक प्रकार का असहयोग आंदोलन था। ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या खास बात थी, और ये विद्रोह बिहार में हुआ था, अभी अपन चर्चा कर चुके हैं बिहार में, क्यों चंपारण बिहार है, बिहार में है। इससे पहले 1859 और 61 के टाइम पे बंगाल में ये विरोध हो चुका है। शायद कल या परसों की क्लास में ये चीज भी आई थी। बंगाल में नील की खेती पर लगाई गई शर्तों का विरोध बंगाल में हो चुका था, और वहां के किसान इस चीज से छुटकारा पा चुके थे 1859-60 के टाइम पे। ठीक है। और इसमें क्या था, नील की खेती वाले बिहार वाले, इसमें भी जो बंधुआ मजदूर है, गरीब किसान है, उनको नील की खेती और नकदी फसल नकदी फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा, और इसका विरोध करने के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ऐसा विरोध करते थे कि वो डिमांड करते थे कि अंग्रेज की 20/3 हिस्सा पर नील की खेती करनी कंपल्सरी है। खेती पाबंद है, मतलब किसी के पास अगर 20 बीघा जमीन है तो उसमें 3 बीघा में तो नील की खेती करनी ही करनी पड़ेगी। ऐसा पाबंद लगाते थे वो ब्रिटिश शासन के लोग, भारतीय मजदूरों, गरीब किसानों, बंधुआ मजदूरों इन पर। इसके ऑप्शन में था एक बार डोली सत्याग्रह। बार डोली सत्याग्रह। अब सत्याग्रह है तो जरूर किसी ना किसी चीज के विरोध में हुआ होगा। अब ऊपर वाला बिहार में हुआ तो ये गुजरात में हुआ था भैया, और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। 1928 में ये आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, सूरत में। सूरत में गुजरात का एक शहर है सूरत, ताप्ती नदी के किनारे है, तापी भी उसको बोलते हैं। ये कर के विरोध में था, टैक्स कर, इसके विरोध में था ये। ठीक है। और इस आंदोलन में जो मुस्लिम और हिंदू महिलाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक साथ एकजुट होकर विरोध करने के लिए सामने लाए थे। तो इसी आंदोलन के बाद हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि। ये क्वेश्चन एसएससी मतलब आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, रेलवे में, एसएससी में, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ की महिलाओं ने दी थी। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना तानसेन। तानसेन संगीत उत्सव।
देखो यार, तानसेन थे ग्वालियर की, और ग्वालियर पड़ता है एमपी में। तो ये उत्सव भी कौन मनाएगा? मध्य प्रदेश ही मनाएगा, एमपी मनाएगा। 5 दिवसीय उत्सव है, ठीक है। और मियां तानसेन की याद में, मियां तानसेन। और दूसरी बात, इनका नाम था एक्चुअली में रामतनु, रामतनु पांडे था। और ये तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। शायद कल की वीडियो में अपन ने ये बात डिस्कस की थी, अकबर के 9 रत्न। तो यहाँ दोबारा बता देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं बार बार में, ठीक है। एक क्वेश्चन था, गरीबी हटाओ पहल, गरीबी हटाओ पहल बोल दो या नारा बोल दो। और ये नारा दिया गया था 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के अलावा और भी रोजगार, न्याय और कृषि उत्पादन, इनकी भी बात कही गई थी। लेकिन मेन नारा क्या था? गरीबी हटाओ। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, तो इस बार और कुछ पूछ ले, फिक्स है। 5 ईयर प्लानों में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, खासकर एसएससी के एग्जाम में। तो अच्छे से पढ़ लेना, डिस्कस किया हुआ है 5 ईयर प्लान का टॉपिक, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल पे जाके देखोगे तो, ठीक है। उसको तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। और 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 1974 से 78 तक, ये 4 वर्ष की थी। और 1976 में, सॉरी 1976 में आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के नाम पर इमरजेंसी लगाई थी, और पीएम थी इंदिरा गांधी। ये भी एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान में रखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य भारत के इतिहास से हुमायूं। कल कल वाले सेट में आया था, परसों वाले में आया था, हुमायूं भी वहां भी आया था। पहली बात तो सेकंड रूलर था मुगल, ठीक है। इसका शासन पीरियड था 1530 से 1540 तक। फिर उसके बाद में 1555 से, और 1556 में ये मर गया था। और उसके बाद में अकबर राजा बन गया था, ठीक है। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था, चौसा बिहार में है। युद्ध हुआ था हुमायूं वर्सेस शेर खान के बीच। बाद में इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी, शेर खान जीता था। फिर 1540 में बिलग्राम युद्ध के बारे में पूछा जाता है भैया कई बार क्वेश्चन। बिलग्राम बोल देते हैं, या गंगा का युद्ध बोल देते हैं, और या कन्नौज, कन्नौज यूपी का एक शहर है, कन्नौज का युद्ध बोल देते हैं। और ये भी हुआ था हुमायूं वर्सेस शेर खान के बीच में, यहाँ भी शेर खान जीता था। और इसके बाद हुमायूं की सारी सेना मार दी गई थी, और हुमायूं को छोड़ के भागना पड़ा था यहाँ से। फिर 40 से लेके फिर 55, 15 साल इसकी रहता है, 55 में फिर से आता है और दिल्ली गद्दी पे बैठता है। एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, हुमायूं का जो मकबरा है, टम्ब है, ये है दिल्ली में।
ये है 4 बाग शैली में बना हुआ है, मतलब मकबरे के चारों तरफ बाग है 4, तो 4 बाग शैली में बना हुआ है, पूछा हुआ है एग्जाम में। और एक इम्पोर्टेंट बात और भी है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, साइट भी है, ठीक है। और इसको बनाया किसने? हमीदा बानो बेगम, इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। तो ये 3-4 बातें इसमें इम्पोर्टेंट बनती है, आपको याद रखनी है, ठीक है। अब थोड़े से और जान लेते हैं मुगल रूरल के बारे में। एक था बाबर, 1526 से 30 तक, और 30 के बाद में हुमायूं आ गया था। और हुमायूं का मैंने बता ही दिया अभी कि कहाँ से कहाँ तक उसने रूल किया था, 30 से 40, उसके बाद 55 से 56। और हुमायूं के बाद में आता है अकबर। अकबर का रूल होता है 1556, हुमायूं के मरने के बाद से 1605 तक, लगभग 49 साल, ठीक है। अकबर के बाद में आता है उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर और जहांगीर का शासन रहता है 1605 से 1627 तक। और उसके बाद में आता है शाहजहां, और शाहजहां का शासन रहता है 1628 से लेकर 1658 तक। और उसके बाद में आता है औरंगजेब, और औरंगजेब का शासन रहता है 1658 से 1707। और यहाँ से फिर मुगल शासन का पतन शुरू हो जाता है। फिर उत्तरकालीन मुगल सम्राट आते हैं, ज्यादातर अंग्रेजों का हुकूमत चलती है, मुगल ओनली नाम के रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना मिट्टी से रिलेटेड। तो भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान परिषद, इसने मुख्यतः मिट्टी को 8 श्रेणी में बांटा है, मिट्टी को, ठीक है। और मिट्टी से भी क्वेश्चन आता है भैया, मैं दो देख रहा हूँ लगातार कुछ कुछ दिनों से। 8 श्रेणियां कौन कौन सी? एक तो है जलोढ़, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। दूसरी है काली मिट्टी। तीसरी है लाल पीली मिट्टी। चौथी है लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी। पांचवी है पर्वतीय या वन मिट्टी। और छठी है शुष्क या मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। और सातवीं है लवणीय, लवणीय और क्षारीय। लवणीय और क्षारीय मिट्टी। और आठवीं है लास्ट पीठ और दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी, ठीक है। 8 प्रकार की मिट्टी है, आठों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अपन एक दो के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी जो एक दो के बारे, बाकी जो है ना नेक्स्ट कभी किसी क्वेश्चन में मिट्टी की चर्चा होगी तो उसमें अपन बाकी बची उनका भी बात कर लेंगे। अपना उद्देश्य है कि मिट्टी पढ़े तो मिट्टी पूरी पढ़नी, जरूरी नहीं है एक में पढ़नी, पढ़ते रहना, पिछले वाली को रिवाइज करते रहना। तो 1 नंबर की बात करते हैं अपन, जलोढ़। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है भाई जलोढ़ से। सबसे बात तो ये भारत में 40% भूभाग पर पाई जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर्वाधिक उपजाऊ है।
अब यार उपजाऊ क्यों है, देखो ये रटने वाली कोई बात नहीं है। जलोढ़ मिट्टी उसी को बोलते हैं जो नदियां अपने साथ साथ इकट्ठा करके लाती है ना, मिट्टी इकट्ठा करके लाती है ना, उसी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो नदियों के साथ बह के आने वाली मिट्टी तो ऑलरेडी उपजाऊ ही होगी ना, तो इसलिए सर्वाधिक उपजाऊ है 40% भूभाग पर। इसलिए क्योंकि भारत में बहुत सारी नदियां हैं और नदियों के आसपास के क्षेत्र, उनका दोआब, उन सारे एरियो में होने वाली मिट्टी तो उपजाऊ होनी है, तो ज्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है, एक तो होता है खादर और एक होता है बांगर। दो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, और इनके बारे में पता नहीं कितनी बार एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है। खादर और बांगर, ये होता है ओल्ड और ये होता है न्यू। नई जलोढ़ मिट्टी को तो बोलते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। अब इसमें यार कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैं भी कंफ्यूज होता था। मैंने जैसे याद किया मैं बता देता हूँ। बांगर यानी जो बदबू मारता है, बदबू कौन कौन मारता है, जो पुराना हो जाता है बदबू मारता है, तो बांगर ओल्ड हो गया और बाकी जो बचा वो न्यू खादर हो गया। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना। जैसे नदी बह रही है, अपने आसपास में मिट्टी लाएगी तो इधर आसपास में मिट्टी लाके बिछा देगी ये इधर उधर, है ना। अब अगले साल वापस से वो नदी वापस बह के आ रही है, तो यहाँ मिट्टी लाएगी वापस से इकट्ठा करेगी साइड में, तो ये पहले तो मिट्टी पड़ी नहीं इधर इधर चली जाएगी, तो ये तो होगी पुरानी, और अब नई लेके आई वो नहीं होगी। तो जो नई जलोढ़ है ना, नई जलोढ़ जिसको अपन खादर बोलते हैं, वो ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ से ये बात समझ लें आप, ठीक है। और एक मिट्टी की अपन और बात करते हैं, काली मिट्टी की। नंबर 2, ये दो की बात करेंगे आज। काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी को बोलते हैं रेगुर मिट्टी भी, रेगुर मिट्टी भी, और इसी को बोलते हैं कपास मिट्टी भी, कपास मिट्टी भी इसी को बोलते हैं। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी। दूसरी बात, ये 15% भूभाग पर पाई जाती है। तीसरी बात, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होती है। क्वेश्चन आया हुआ है कपास के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं। बाकी मिट्टियों के बारे में अपन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी। पहली इनके बारे में जानते हैं अपन। पहली बात तो इनको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं इसको, इनको। पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। दूसरी बात है, इन्होंने सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया। नेशनल इनकम की गणना करने का फर्स्ट टाइम प्रयास किया था इन्होंने, किन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, डीपीएसपी से फिर से क्वेश्चन आएगा। तीन सेट कर चुके हैं, डीपीएसपी से क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यू। पार्ट 4 में है, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है, आयरलैंड से लिए गए हैं और कानून द्वारा लागू नहीं होते। इनको लेने के लिए आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते। इसी चीजों के बारे में डिटेल से थ्योरी लिखी हुई थी, उसका पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था भैया, और वो था क्या, गुरु पर्व। गुरु पर्व किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर क्या बनाया जाता है, गुरु पर्व। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु पर्व मनाया जाता है। और जो गुरु नानक देव जी थे, ये फर्स्ट सिख गुरु थे, सिख गुरु थे। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखेंगे।
सिखों के गुरुओं के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये तो वैसे भी इम्पोर्टेंट बनता है। शायद मुझे एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं है, लेकिन मोदी जी ने एक काम करवाया था कि पाकिस्तान में गुरुद्वारा है कॉरिडोर करतारपुर कॉरिडोर, इसको श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था भारत से पाकिस्तान जाने के लिए। तो ये खबरों में रहा था हाल ही में। और करतारपुर कॉरिडोर कॉरिडोर यहीं पे गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो गई थी लास्ट में। अपने जीवन के अंतिम दिनों इन्होंने यहीं पे बिताए थे। ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर में, तो वहीं पे इनका वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, सिखों में जो मंदिर होता है ना, वो बना हुआ है। अब यार सिखों के 10 गुरु थे, 10 के बारे में अपन बात कर लेते हैं नंबर से। फर्स्ट के बारे में अपन बता ही दिया, गुरु नानक देव जी। सेकंड थे गुरु अंगद। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि लंगर, देखो यार सिखों के गुरुद्वारों में खाना फ्री मिलता है, लंगर बोलते हैं। लंगर जो प्रथा स्टार्ट की थी वो इन्होंने की थी। और गुरुमुख लिपि का भी इन्होंने विकास किया था। बाद में जो इनका वो बना था ना, इनके धर्म की किताब बनी थी वो, जैसे अपने गीता है, हिंदू में गीता है, इस्लाम में कुरान है, वैसे। तो इनके जो लंगर प्रथा का शुरुआत सेकंड गुरु अंगद देव ने की थी। और इसके अलावा जो गुरुमुख लिपि है उसका विकास किया था इन्होंने। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास, बैकग्राउंड में यार म्यूजिक की आवाज आ रही होगी, शादियों का सीजन चल रहा है, तो क्या करूं मैं भी। अमरदास, इन्होंने सिख धर्म में, सिखों में सती प्रथा को खत्म किया। किसने? तीसरे गुरु ने, अमरदास ने। चौथे गुरु थे गुरु रामदास। ठीक है, चौथे गुरु थे। इन्होंने अमृत शहर की नींव रखी, सुंदर शहर अमृत शहर, इसकी रखी नींव। ठीक है, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण स्टार्ट किया। किसने? गुरु रामदास ने। तीसरे गुरु थे, सॉरी चौथे गुरु थे, तीसरे नहीं, सॉरी भाई, चौथे गुरु थे। अब पांचवे गुरु थे गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु थे सिखों के गुरु हर गोविंद। अब इनके बारे में खास बात याद रखने की, सिख धर्म का एक मार्शल आर्ट है गतका। थांगटा भी बताया था मणिपुर का थोड़ी देर पहले, ये गतका है। ये है सिखों का मार्शल आर्ट। ठीक है, तो इसका निर्माण इन्होंने किया था, छठे गुरु ने। अब सातवें गुरु की अपन बात करते हैं, गुरु हर राय। आठवें गुरु थे गुरु हर किशन, सिखों के आठवें गुरु थे। ठीक है, और इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे कम उम्र में 5 साल की उम्र में ही ये इस पद पर बैठ गए थे। और 9वें गुरु थे तेग बहादुर, और इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से कर दिया इनकार, तो औरंगजेब ने इनका सर कलम करवा दिया। औरंगजेब ने इनको मरवा दिया। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु थे
गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, पहली बात तो लास्ट थे, अंतिम, और इसके बाद इन्होंने जो खालसा पंथ, वो अपना जो गुरुमुख लिपि थी ना, उसी को अपना गुरु मान लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल से होगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा का अंत करने में इंपॉर्टेंट रोल है राजा राम मोहन राय। इनका महत्वपूर्ण योगदान है राजा राम मोहन राय का सती प्रथा का अंत करने में। और इन्होंने मदद की थी विलियम बेंटिक की। विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल था, उसकी मदद की थी इन्होंने सती प्रथा का अंत करने में। और इस जो ये था, इसने भी मेहनत की, वो मदद करी थी राजा राम मोहन राय की। ऑप्शन में क्वेश्चन था लॉर्ड कर्जन। कर्जन इस ये था 1800 वायसराय 99 से 1905 तक। अब पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? लॉर्ड कर्जन ने, क्योंकि उस टाइम पे यही था वायसराय। और शायद कल के वीडियो में बताया था मैंने, 1958 के बाद जब कंपनी का रूल हट गया और ब्रिटिश क्राउन का रूल आ गया, तो 1958 के बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन था नाशवान। नाशवान खाद्य पदार्थ, नाशवान खाद्य पदार्थ, अगर नाम में ही चीज छुपा है कि जो जल्दी सी खराब हो जाए, 2 दिन में खराब हो जाए, खराब होने वाली चीज है दूध। खाद्य पदार्थ होगा ना ये भी, दही, मांस, ये सब जल्दी खराब होने वाले तो हो गए, नाशवान खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आ गए। ठीक है, दूसरा था अर्धनाशवान। अर्धनाशवान खाद्य पदार्थ, इनकी बात करें जो 1 से 2 सप्ताह चले, सप्ताह तक चले, जैसे आलू या कोई सब्जियां। ये ऐसे अर्धनाशवान खाद्य पदार्थ हैं जो थोड़े 1 से 2 सप्ताह तक चलते हैं। तीसरे हैं गौर नाशवान। गौर नाशवान, जैसे गेहूं वर्ष भर चले, वर्ष भर चले, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, ये चीजें ऐसी है जो वर्ष भर चलते हैं, तिलहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना महाबलीपुरम। आया हुआ है क्वेश्चन है भाई, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम, 1 सेकंड रुकना है भाई, 1 सेकंड होल्ड करना है ना। हाँ भाई, सॉरी यार। महाबलीपुरम, इसके बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ये आया हुआ है और इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो इसमें इम्पोर्टेंट ये कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
दूसरा, कल ही शायद मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश रिवीजन हो रहा है, साथ साथ में करते रहो भैया। पल्लव वंश जिन्होंने 3rd सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक दक्षिण भारत में रूल किया था, तमिलनाडु, कर्नाटक वाले, आंध्रा वाले क्षेत्र में। ठीक है, पल्लव वंश ने। और पल्लव वंश की विशेषता थी वास्तुकला में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए। इन्हीं के द्वारा बनाया गया ये महाबलीपुरम। ठीक है, और 16 शिलाकट मंदिर, मतलब कि पत्थरों को, शिलाओं को, चट्टानों को काटकर मंदिर बनाना, ये इनकी फेमस आर्ट है। आर्ट है क्या, मतलब थी। ठीक है, एक क्वेश्चन था एवीज। देखो यार, मुझे आया नहीं, मैंने ऑप्शन से किया इस चीज को, अप्रोच सीखी थोड़ी सी और उससे किया एवीज, ये था इंग्लिश में। अब ऑप्शन थे गाय, भैंस, ऐसे कुछ की। एवीज श्रेणी का, एवीज वर्ग का कौन सा है, मतलब जीव है। तो उसमें गाय, एवीज मैंने एवियरी, एवियरी पक्षियों के समूह को बोलते हैं शायद, एवियरी है ना, पक्षियों के समूह को बोलते हैं एवियरी। वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है ना। तो देखना यार, ये गलत तो नहीं है, एक सेकंड रुको, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मुझे भी ये ध्यान नहीं आ रहा है, एवियरी है ना वो। सॉरी, 2 मिनट, 10 सेकंड रुकना भाई, क्योंकि कई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है यार, जितना ज्यादा पढ़ लो उतना कंफ्यूजन है। थोड़ा सा आता है तो कंफर्म आता है, ज्यादा पढ़ लिया ज्यादा कंफ्यूजन होता है फिर। काफी टाइम हो गया ये पढ़े हुए। हाँ, एवियरी होता है वो, स्पेलिंग भी सही है। एवियरी होता है वो, जो पक्षी रखने का स्थान, उसको बोलते हैं। तो मैंने एवी एवी इससे रिलेट किया इसको, एवीज। मैंने सोचा कि पक्षियों के एक प्रजाति को बोला जा रहा है ये चीज। ठीक है, मैंने इस चीज को ऐसे रिलेट किया। ठीक है, तो यहाँ आप भी इस चीज को समझेंगे। और एवीज एक कशेरुकी है, कशेरुकी है एक वर्ग की। ठीक है, जिसमें पक्षियों की प्रजातियां शामिल है। बात क्लियर हो गई होगी। अब जीके का तो ये हो गया अपना 10 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का। अब अपन को क्या करना है, तो भैया वही है अपने 4 सेट मैथ के, और उसमें सीजीएल और सीएचएसएल के। ठीक है, 2020 से 24 तक के लगाने हैं। ठीक है, और उसके बाद में हाँ, टेक्स्ट बुक पे लगाने हैं, और अच्छे से इसका सॉल्यूशन करना है, एनालिसिस करना है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए उनको नोट डाउन भी करना है। उसके बाद 20 मिनट से ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इंग्लिश में, इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल प्लस इसकी समरी प्लस इसकी वोकैब प्लस इसके 25 क्वेश्चन जो एसएससी के प्रीलिम्स फॉर्मेट में दे रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ के उनको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 30 ही ईडीएम। ठीक है, जरूर से करनी है। और इसके अलावा 10 लगाने पैराजम्बल, मैं भी लगा रहा हूँ साथ में, और 10 लगाने वॉइस के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक है मेरे पास पिनाकल वाली, उससे लगा लो, किसी के पास किरण की तो उससे लगा लो, प्रीवियस ईयर लगानी चाहिए बस। 10 नरेशन लगाने, है ना, नरेशन के 10 क्वेश्चन लगाने। हाँ, तो इंग्लिश का ये और मैथ का ये बता ही दिया। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं, अगले एक सेट का और सॉल्यूशन करते हैं। जय हिंद।